अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सेट पर हिना न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ऐसा उम्मीद करें कि तुसां का ठीक हो सो तुहारी वल्ला वल्ला दे रखी होसी, चंगी तुसां चाह पीती होसी, नाल अच्छा नाश्ता कीता उसने ते हुण तुहाडा ते साडा साथ रासी सुनो पाकिस्तान दे विच जिस असां तुहाडे वास्ते बहुत सारियां खबरां घिन के आए हां। असां हर शय ते गल करसां, असां सियाहत ते गल करसां, असां सियासत ते गल करसां, असां दोनों कोई टेक्नोलॉजी। सेम टू यू, बिल्कुल सेम टू यू। ये आप क्या कह रही हैं ना, ये मेरे अंदर का न्याजी जाग गया और मेरा सराइकी मोड जो है ना वो ऑन हो गया। आप अपने अंदर का सराइकी मोड जरूर जगाए रखें लेकिन न्याजी ना जगाएं प्लीज, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो हिना न्याजी को जानते हैं और हिना को देखना चाह रहे हैं। जी जरूर। तो आप जरा कौमी जुबान में जरा बताया जाए जो कुछ आपने ये सराइकी जुबान में बताया। अच्छा, मैं कही थी कि आप लोगों की सुबह का आगाज बहुत ही बेहतर और बेहतरीन हुआ होगा। आप लोग अपना चाय का कप लेके टीवी के सामने मौजूद होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो पाकिस्तान, जिसमें हम तकरीबन हर चीज पर ही बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम एक पावर पैक्ड जो है ना वो शो आपके लिए लेकर आए। रन डाउन हमारा बहुत ही जबरदस्त होता है जिसमें सियासत पे बात करेंगे, सियाहत पे बात करेंगे और वही वीकेंड पे भी बात करेंगे। मैंने वीकेंड में बहुत एंजॉय किया। अच्छा, कैसा रहा वीकेंड आपका? सैर सपाटे करते हुए बहुत अच्छा जबरदस्त वीकेंड मेरा गुजरा है। यार सैर सपाटे करते हुए आप लकी हैं जी, हर बार आपका वीकेंड सैर सपाटे करते गुजरता है। मेरा तो बहुत बोर गुजरता है यार, पता नहीं क्या सीन है। मैं थोड़ी फूक शूक मारे को मेरे पे, मैं भी जरा मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ। मैं भी थोड़ा घूमना फिरना शुरू करता हूँ। और चूंकि अब सयाहत की बात कर रहे हैं हम लोग, घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि पाकिस्तान खूबसूरत तरीन ममालिक जो हैं दुनिया में, उनमें यकीनन इसका शुमार होता है। बड़े खूबसूरत लैंडस्केप है हमारा भाई, हर तरह का लैंडस्केप हमारे यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास 4 तरह के मौसम हैं, बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा तरह के मौसम है। इसके अलावा हमारे पास बर्फीले पहाड़ हैं, ज़रखेज़ मैदान हैं, वसी सहरा, गहरे समंदर। लेकिन आप ही ना पूछें कि ये मैं तमाम तर बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि आप इतनी तमहीद बांध रहे हैं। हम सबको पता है पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या वजह है? यार यूएस टूरिस्ट है और लेग्जी एल्फर्ड इनका नाम है और इन्होंने 196 ममालिक में ये घूमी फिरी। अच्छा। जिसके बाद पाकिस्तान को ये एजाज नसीब हुआ कि जब ये खातून 196 ममालिक में घूम फिर कर आई तो इन्होंने पाकिस्तान को फहरिस्त में नंबर 1 पर रखा, एक ऐसा मुल्क जहां पर वो दोबारा जाना चाहेंगी। और वो रिकमेंड करती हैं कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से बाहर से है और वो घूमना चाहता है दुनिया में, तो पाकिस्तान जरूर आए। अरे वाह, बहुत खुशी होती है जब इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की इतनी तारीफ करते हैं। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के बारे में जो एक नेगेटिव इमेज इंटरनेशनली पाया जाता है वो सरासर गलत है और पाकिस्तान में बिलाशुबा वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जो किसी गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए जो है वो बहुत अट्रैक्टिव साबित हो सकते हैं। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं। और हम ये अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी हमारे लोगों में बहुत ज्यादा है। और उनका फिर ये भी कहना था कि जब टूरिस्ट आते हैं तो किसी भी कंट्री में जब जाते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि वहाँ के लोग कितने जो है वो मेहमान नवाज हैं। लेग्जी की अगर हम बताएं ना तो उनकी अहमियत इस हवाले से भी ज्यादा है कि कम उम्र जो सयाह हैं उस हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है। और फिर जो कुछ देर पहले स्क्रीन पर हमारे नाजरीन ने मनाजिर देखें कि उन्होंने काफी इंजॉय किया जब वो पाकिस्तान आई। लेग्जी बहरहाल वाहिद खातून नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा रोसी गैब्रिएल खातून जो कनाडा से है, and she got married है। उन्होंने शादी भी यहाँ पर की और वो तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई ना यहाँ के कल्चर से। और उन्होंने प्रॉपर आर्टिकल्स लिखे और जिस तरह की तस्वीर वीडियोस ये लोग फिर शेयर करते हैं, उससे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बहुत ही जबरदस्त जाता है। और बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान की कोई इतनी तारीफ करता है, क्योंकि हमारा मुल्क वाकई बहुत खूबसूरत है। हम एक फहरिस्त तो खुद भी तैयार करते हैं कि जी थिंग्स टू डू या जो ममालिक हम दुनिया में प्लेसेस टू विजिट की। लेकिन मैं ये कहूंगा तमाम देखने वालों से कि सबसे पहले आप अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें और वाकई मैंने किया ये भी बात घूम फिर के मेरी तरफ आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल तो जी पाकिस्तान घूमे फिरें, इसके तूलो अर्ज में जाएं। बहुत खूबसूरत मुल्क है, आपको तरह तरह के लैंडस्केप्स मिलेंगे, आपको मजे मजे के पकवान मिलेंगे, आपको बेतहाशा किस्म की कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बड़ी मेहमान नवाजी देखने को मिलेगी जो कि हमारा सासा है, हमारा विरसा है। और यही बात है कि जो भी इस मुल्क में एक दफ़ा आता है वो खींचा चला आता है, बार बार यहाँ पर आने की ख्वाहिश का इजहार करता है।
तो जी बेस्ट ऑफ लक तमाम उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और प्लान कर रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक वो तमाम गैर मुल्की जो सयाह हैं उनको भी कि जो पाकिस्तान एक दफा आना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी, तो और आगे बढ़े ना, बहुत ही अच्छी बात की जी। अब बताइए कि प्रोग्राम हाइलाइट्स जी हमारे प्रोग्राम क्या हैं? हाइलाइट्स के हवाले से आपको बताते हैं। पहली अहम खबर इस हवाले से है कि जी अमन दुश्मन मुतहरिक हैं और खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर से लहू लहू है। जी, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा तारीख के औराक पलटें तो अजीम भाई की अजीम बहन मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना का 130वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसके अलावा जी सुरों के बेताज बादशाह वन ऑफ माय फेवरेट्स मोहम्मद रफ़ी साहब को मद्दाहों से बिछड़े 43 साल बीत गए। जी, और इसके अलावा हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बारे में और सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे, जिस पर वालिदैन जो हैं वो बच्चों की फोटोज शेयर करते हैं। बताएंगे आपको कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस हवाले से हमने एक बड़ी खुसूसी मैसेज और रिपोर्ट हमारे पास है, आपको जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा एक शादी का बड़ा ही मुनफरिद अंदाज देखने को मिला है ना सोशल मीडिया पर। दूल्हा दुल्हन ने स्काई डाइविंग की है जी, और मतलब वेडिंग ड्रेस में की है और सबको हैरान करके रख हैरान है। हम इस पर भी डेंजरस शॉक, लेकिन इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा आपने लाफ्टर थेरेपी का तो सुना ही होगा, उसके बाद अब डांसिंग थेरेपी भी मुतारिफ कराई जा रही है। डांस करें, फिट और तंदुरुस्त रहें। एक दिलचस्प सी वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इस हवाले से कुछ आपको फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो शोबिस शख्सियात हैं उनका कुछ रद्द-ए-अमल आया है। एक हालिया दिनों में हमने वाक़या सुना, वो वाक़या रिपोर्ट हुआ था जी कि एक सरकारी मुलाजिम और उनकी जो अहलियाँ हैं उनकी जानिब से एक घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया था। तो इस हवाले से कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज के दिन की अहमियत के हवाले से। तो जैसा कि हमने आपको बोला कि आज मादरे मिल्लत फातिमा जना की सालगिरह है। फातिमा जना वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि इनका शुमार ख़वातीन की उस फहरिस्त में है, बल्कि सफ़े अव्वल में है जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और आज़ादी के लिए मर्दों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की, जिद्दोजहद की। हुसूल पाकिस्तान से पहले और बाद में मादरे मिल्लत ने जो सियासी बसीरत और क़यादत से कुर्बानियाँ दी, वो हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब हैं और फातिमा जना हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल जी, आइए उनके हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी और लाडली बहन फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 1922 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता से डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शरीके हयात की वफात के बाद 20 फरवरी 1929 को क्लिनिक छोड़कर उनके घर मुंतकिल हो गईं और उनकी सियासी जिंदगी में उनके लिए एक अजीम सहारा बनकर सामने आईं। आप कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 19 साल उनके साथ रहीं और आखिरी दम तक जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत, शुजात और दलेरी से आने वाली रुकावटों और मुश्किलात का मुकाबला करती रहीं। वो एक अहद साज शख्सियत थीं जिन्होंने पहली मर्तबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफर का आगाज किया। आप कौम के लिए माँ का दर्जा रखती थीं, इसीलिए मादरे मिल्लत का खिताब मिला। अपनी तवील जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली ये अजीम हस्ती 9 जुलाई 1967 को इस दारे फानी से कूच कर गई। वो आज हम में नहीं, मगर उनका नाम पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो आज बरे सगीर पाको हिंद के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की बरसी भी है। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी तवील फनी जिंदगी में तकरीबन 700 फिल्मों के लिए 26,000 से भी ज्यादा गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बेपनाह लचक थी, उनका अपना कोई मखसूस अंदाज या स्टाइल नहीं था। बड़ी नेचुरल, बड़ी वर्सेटाइल गुलकार और हर किसी के लिए खुश असलूबी के साथ मतलब वो गाते थे गाना। और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, कौम और मुल्क, दुनिया भर के लोग आज भी मोहम्मद रफ़ी को उसी तरह और उतनी ही शिद्दत से चाहते हैं जैसा कि उनकी ज़िंदगी में उनसे मोहब्बत करते थे। नो डाउट मोहम्मद रफ़ी वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑल्सो। वैसे आपने सुना है मोहम्मद रफ़ी को? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुना है और आप तो आज सुबह गुनगुना भी रहे थे। खैर बहुत ही खूबसूरत गाना, तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि कभी आपसे भी वैसे अभी अगर गुनगुना दें कुछ मोहम्मद रफ़ी का। मोहम्मद रफ़ी को नहीं गुनगुनाया जा सकता, आप यकीन माने, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जैसा कोई नहीं। बट यू सिंग रियली वेल। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ख़वातीन और हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है
अगर आप मेरी हमारे बात शो कर में रही भी बड़ा टैलेंट है नाज़रीन। लेकिन मैं कई ऐसी शख्सियात को जानता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन कि कह लें कि उस तरह से वो नहीं गा सकते, लेकिन टू सम एक्सटेंट मोहम्मद रफ़ी साहब से उनकी आवाज़ बड़ी करीब करीब जो है मिलती है। और जब भी मतलब एक तो हमारी अपनी ही गैदरिंग में कोशिश करेंगे कभी उन साहब को यहाँ बुलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि वो हमारे नाजरीन को जो है वो गा कर सुनाएं मोहम्मद रफ़ी के कुछ मशहूर गाने। लेकिन जब वो गाते हैं यकीन माने इतना मजा आता है ना। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हैं ही एवरग्रीन। और अब हम बात करेंगे न्यूज़ राउंडअप की। मुल्की और आलमी सतह पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, महंगाई के मारे अवाम की जिंदगी का पहिया कैसे घूम रहा है, सियासी मंजरनामा जो है वो क्या बन रहा है और मुल्क की माशी गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। खेल के मैदानों की अगर बात करें तो कौमी परचम जो है वो किस सतह पर है और आलमी मंजरनामे में क्या सफबंदी हो रही है, इस पर डालते हैं एक नजर। हमने दुश्मनों का वार बाजोड़ में JUIFA के कन्वेंशन में धमाका, 40 अफराद जाँ बहक। CPAC की 10वीं सालगिरह, चीनी नायब वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच गए। मॉनसून बारिशों की तबाही, मुल्क भर में 173 अफराद जान से गए। शहीद बेनजीर भुट्टो का मोमी मुजस्समा मदाम तुसैद म्यूजियम की जीनत बन गया। दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर इंटरनेट और टेलीफोन्स की बंदिश में सरफहरिस्त। नॉर्वे कप, पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की पहली कामयाबी। तो न्यूज़ राउंड अब आपने जाना और आज बढ़ते हैं जो आज की बड़ी खबर है उस हवाले से आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया है जिस ज़िला बाजोड़ में JUIFA का वर्कर्स कन्वेंशन था, जिसके दौरान अफसोसनाक खबर ये कि एक ब्लास्ट हुआ और 44 से ज़ायद ज़रा ये बताते हैं कि जो अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो जान की बाजी हार चुके हैं और 100 से ज़ायद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। और बिलखसूस एक ऐसी सूरत हाल में इस धमाके का होना कि जब इंतखाबात की जो आवाज़ें हैं जो बाज़गश्त है वो सुनाई देती है और कुछ ही रोज़ में हम ये भी देखेंगे कि इंतखाबात की जानिब बढ़ना है, तो ऐसे में सियासी जब सूरत हाल जो है वो हीटअप हो रही है और दहशतगर्दी का अफरियत एक बार फिर से जब सर उठा रहा है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी। सर, मुल्क में अगर बात करें दहशतगर्दी की एक नई लहर देखने में आई है और अगर गुज़िश्ता रोज की बात की जाए तो बाजोड़ में जो सान्या हुआ है वो सबके सामने। आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की वजह क्या है? देखिए, ये इसमें रुकती रही है, लहरें बढ़ती रही हैं, इंटेंसिटी कम होती रही है। अंडरलाइन जो काजेज हैं इसकी, किसी भी बीमारी में जो उसकी इटियोलॉजी होती है, जो उसकी वजूहात होती हैं, हम लड़े, हमने बहुत कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, आम लोग जो हैं वो उसका विक्टिम बने। 70-80 हज़ार से ज्यादा लोगों की जानें गई जो सिविलियंस थे। फौज में हमारे जवानों ने, जो फुट सोल्जर्स हैं, इवन जनरल्स तक जो हैं इसका निशाना बने। तो ये है कि ये एक बेसिकली एक तो इनका कलाकुमा हमें इनका मुकाबला करके मैदान में करना पड़ेगा और साथ साथ जो अंडरलाइन काजेज हैं हमें उनको भी एड्रेस करना है। इर्द गिर्द के मुल्कों से जो यहाँ पे मुदाखलत होती है उसको रोकना है। मकामी तौर पर जो वजूहात हैं या जो लोग हैं उन्हें साथ अपने जोड़ना है और जोड़ने के लिए जरूरी है कि एक मॉडर्न जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो इंसान का दिमाग होता है। और उस दिमाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर उसी वक्त बना सकते हैं, हम उन्हें तालीम दें, जोड़ें और लोगों के यहाँ जो माशी दहशतगर्दी है बेसिकली उस माशी दहशतगर्दी को खत्म करके जो है हम इस अफरीद को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें इसे 2-3 प्रॉन्ग एक एफर्ट करनी पड़ेगी। किस तरह होगी ये एक अलग लंबी बहस है, मगर इससे ये अगर ये जो बार बार वाकयात हमें रिमाइंडर हैं, याद दिलाते रहेंगे। नंबर 1 हमारे तकलीफदेह माजी का, हाल का और उन तमाम वजूहात का जो एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, तो इन्हें हमें रिमूव करना होगा अगर हम रिलेटिवली। और आप ये भी देखें कि ये दहशतगर्दी को जरा जोड़ के देखें। अभी जाके अपने रिसर्चर को कहें नेट पे जाए कि जो दहशतगर्दी अमेरिका में, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं होता। वहां पे
जिस तरह पुलिस लोगों की चांदमारी करती है, या स्कूलों में जाके बच्चों को जो है आए रोज अलार्मिंग है कि ये क्यों बेचैनी है समाजों के अंदर, ये क्या है गुस्सा, ये क्या कौन लोग हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। अच्छा, काजी साहब बिल्कुल आपने सही जो है वो नुक्ता उठाया है कि ये निशानदही करना बहुत ज़रूरी है कि पता चलाया जाए सबसे पहले तो कि ये कौन लोग हैं और क्या मुहर्रकात हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के पीछे। और इसके लिए मेरे ख्याल से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं दिन रात काम भी कर रहे हैं सर। अब लेकिन कोशिश अभी जारी है। ये कहिएगा कि इस हवाले से जो हमसाया ममालिक हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं कि हमने देखा है कि हमसाया ममालिक ही सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे अनासर को, और बार बार पाकिस्तान बिल्कुल जो है बिलखसूस दोहा मुआहिदे की तरफ तवज्जो दिला रहा है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। देखिए, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अभी चंद दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स में इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में एक आर्टिकल छपा है, और उसमें उन्होंने जहां उनकी जो माशी असलात हैं उसकी तारीफ की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने वहां पर जो बढ़ती हुई एक राइट विंग, एक हिंदुत्व या जो एक राइट विंग ग्रुप वहां पे इस वक्त काबिज है हुकूमत पर, तो वो अगर आप देखें तो वो भी एक वजह है। अब मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान और इंडिया में दहशतगर्दी का मसला है, वो उस मसले में तकलीफदेह बात यह है कि जो इंडिया की रूलिंग क्लास है, अब उसके पास अपनी आवाम को बेचने के लिए कुछ राह नहीं है, और लिहाजा हम देखते हैं कि वहां पे वो जो RSS है या उनके जो जैली ग्रुप्स हैं, वो उनकी एक हवाले से हुकूमत है। तो वहां पे उनके साथ हमारा मसला ये है कि उनके पास अपने 80-85% लोग जो हैं, हर चंद की उनकी मैशत मैक्रो लेवल पे हमसे बेपनाह बेहतर है। $3.84 ट्रिलियन की गालबन हो गई है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि इलेक्टरल लेवल पे उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो दहशतगर्दी और इंतहापसंदी बेचनी पड़ती है। तो ये मसाइल हैं, ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनके आसान हल नहीं है। जी अच्छा, काजी साहब बताइएगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, दहशतगर्दी के जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, क्या ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं? होने तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने इससे बदतरीन हालात में और दुनिया में इस तरह के बदतरीन हालात में भी इलेक्शन जो है वो होते रहे हैं। लेकिन ये है कि इसको कोई इस तरह से हमें नहीं बनाना चाहिए। जो रूटीन की जिंदगी है, अगर हम अपने इलेक्शन को डिले कर देते हैं तो हम, इसका मतलब ये है कि हमने उनका मकसद अगर यही था तो इसका मतलब हमने तो गिव इन कर दिया। हमने तो फिर जो है वो उनका जो काम है वो जो उसमें हमने खुदा न खास्ता उनको फिर कामयाबी दे दी। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में को हम इस तरह से डिसरप्ट कर देंगे और इस डिसरप्शन से, तो वो फिर हम और फैसिलिटेट करेंगे कि गोया वो ये कर सकते हैं कि वो यहाँ पे हमारी जो एक जिंदगी रोजमर्रा की है या जो हमारे जो इवेंट्स हैं वो उनको डिले करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसका अफसोस भी है, इसकी तहकीक भी होनी चाहिए, इसमें रुकावट भी होनी चाहिए। एंड मीनवाइल हमें जो कोर्स है जिंदगी का, उस पर हमें चलते रहना चाहिए मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने जो हालिया दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है मुल्क में उसे मुतल्लिक और अपना तज्जिया पेश किया। और बिलखसूस ऐसी सूरत हाल में ऐसे वाक़यात का रोनुमा होना कि जब मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है तो ये ऐसे वाक़यात और भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं। और काजी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि थोड़ा सा काम करने की इस हवाले से ज़रूरत है कि ये पता करवाना बहुत ज़रूरी है कि इन वाक़यात के पीछे कौन से अनासिर हैं और वो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शंस का वक्त पर होना भी बहुत ज़रूरी। और इस वक्त ये $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या इलेक्शंस जो हैं अपने वक्त पर हो पाएंगे या फिर किसी तरह खींच के उनको मार्च में ले जाते हैं लोग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस और फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन हम हमेशा से अच्छे की ही उम्मीद रखते हैं और अच्छे के लिए ही दुआ करते हैं। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, एक अहम इशू पर बात करेंगे अब हम अपने शो के इस सेगमेंट में, और वो बात यह है कि चूंकि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हिना इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है ये बात करना और अपने नाजरीन को बताना कि आपकी हर वो फोटो या हर वो वीडियो या हर वो खूबसूरत मोमेंट जो आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया ऐप पर, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पॉजिटिव सेंस में ही रहे, बल्कि आपकी वो तस्वीर किसी के लिए एक डाटा हो सकता है जिसको वो आपके अगेंस्ट खतरनाक मकासद हासिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात की अजीम आपने। और हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे पैदा ही होते हैं उनके वालिदैन जो हैं पैदाइश के फौरन बाद ही
इंस्टाग्राम पर उनकी प्रोफाइल्स बना देते हैं और फिर उनकी तस्वीर और वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक अमल है। अब पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, जर्मनी की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने एक एड बनाया है जो कि स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों की तस्वीर जो हैं वो ऑनलाइन शेयर करते नौज़ायदा बच्चे हैं या फिर वो बच्चे जो अभी परवान चढ़ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर फैमिली में ट्रेंड्स हम देखते हैं कि बिल्कुल यंग चिल्ड्रन की जो फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, पेरेंट्स ही फेक आईडी बना के अपने बच्चों के नाम से उन वीडियोज़ को अपलोड करना शुरू कर देते हैं और फिर शेयरेंटिंग के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है कि जिसमें उन बच्चों के फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं जिनको वो कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। और ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है और आप बच्चों की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। क्या पता कल को आपका बच्चा जब बड़ा हो वो अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस उस तरह से शेयर ना करना चाहे। आप बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी परमिशन के उसका वो डाटा जो है वो इंटरनेट पर डाल रहे हैं, जो कि कल को उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और किस तरह से इन तस्वीर को, इन वीडियोस को, इवन आवाज को भी मिस यूज किया जा सकता है और किस तरह से पेरेंट्स को भी ट्रैप इवन किया जा सकता है। एक फैक्ट इस हवाले से ये भी है कि जो माहिरीन है वो इस हवाले से ये इंकशाफ करते हैं कि 2030 तक जो शनाख्ती फ्रॉड के एनुअल जो वाकयात रिपोर्ट होंगे उनकी तादाद 74 लाख तक जा सकती है। तो आप इस हवाले से खबरदार रहें। और फिर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसी हवाले से हमने हालिया दिनों में ये भी देखी कि मेटा के जो मालिक हैं मार्क ज़करबर्ग, और मेटा वो कंपनी है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इसको ऑन करती है, व्हाट्सएप को, तो मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने पिछले दिनों अपनी फैमिली के हमरा एक जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की और उसमें उनकी जो बच्चियां हैं उनके चेहरे उन्होंने वाजे नहीं किए हैं। तो खुद वो शख्स जो ऑन करता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो भी इतना विजिलेंट है कि उसने अपने उन बच्चों की जो तस्वीर हैं वो उस तरह से रिवील नहीं की हैं। बल्कि जो बहुत ही छोटा एक बच्चा है, नौज़ायदा बच्चा जिसकी अभी फेस फीचर्स ही डेवलप नहीं हुए, सिर्फ उसको हम देख सकते हैं कि वो मार्क ज़करबर्ग की जो फोटो है उसमें सिर्फ उस बच्चे को नहीं छुपाया गया, बाकी जो उनकी दो बेटियां हैं कि जो बड़ी हो रही हैं उनके चेहरे को उन्होंने छुपाया है। बिल्कुल। अच्छा, पहले वो अपने बच्चों की पिक्चर्स जो हैं वो शेयर किया करते थे और उस तरह से वो ब्लर नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जिस तरह जिद्दत आ रही है, लोग बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं और फिर ये तो जाहिरी बात है, इनसे ज्यादा कॉशियस कौन हो सकता है। आप लोग भी बहुत ख्याल करें अपने बच्चों का, जो ऑनलाइन डाटा आप शेयर करते हैं, जो मालूमात आप शेयर करते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, अगर उन तक आने की जरूरत है। वैसे भी हमारा तो ये ईमान है, हम तो इस चीज पर मुसलमान होने के नाते बिलीव रखते हैं कि नजर भी लगती है और ये बरहक है। इसमें इस्लाम में भी इस पर बहुत ज्यादा जो है वो हम आए दिन कुछ आप उनके बड़े होने का इंतजार कर लें कि वो बड़े हों और वो खुद फैसला करें वो ये अपलोड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या खुद भी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारी प्राइवेसी ऑप्शंस दिए जाते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उनको बिल्कुल उनको डिटेल पढ़ें उनकी और उस तरह से वो जो सिक्योरिटी की क्लियर है वो अब उस पे एक्टिव करें। आज आप अपनी प्रोफाइल प्राइवेट करने लगे हैं? करने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी हो गया। मेरी फोटो स्टोरी ना हो जाए मेरी। मैं सोच रही हूँ अगर मैं अपनी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक से उसको प्राइवेट कर दूंगी तो बहुत सारा बिजनेस बंद हो जाएगा, बहुत सारे एड्स हम इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगियों में जो बहुत सारा काम हमें मिल रहा है, ऑनलाइन जो काम हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यू टू डिसाइड कि दुनिया रुक जाएगी। हिना नियाज़ी ने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट कर दी, दुनिया रुक जाएगी। और हम वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मैं स्टार्ट करूं? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि अब आगे शादियों का सीजन आ रहा है तो कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं कि जो अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाए गए, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो उस तरीके को अपनाया जाए शादी के लिए। तो इस हवाले से एक दिलचस्प शादी हुई है। हम आपको ये बताएं कि दूल्हा दुल्हन ने स्काई डाइविंग करते हुए ये शादी की है और मुनफरिद शादी के कहा मंचलों ने मेहमानों समेत फजा में एक दूसरे का हाथ थाम कर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। और क्या ही वादा किया, ओए ये देखिए, ये वादा करते करते है ना सारे नीचे। अच्छा, ये वीडियो देख के मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था जिस तरह से इन्होंने छलांग लगाई है। मतलब शादी करने का कहा था, खुदकुशी करने का नहीं, लेकिन इनका शौक था, बड़ा डिफरेंट शौक था। इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें एक जोड़े ने शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए एक मुनफरिद इकदाम किया है और वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो वादा इन्होंने किया, ये वादा अधूरा रह जाता अगर दूल्हा दुल्हन में से किसी एक का पैराशूट ना खुलता। एग्जैक्टली। और लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों इस वीडियो में ये लग रहे हैं कि ये काफी एक्सपर्ट हैं इस मामले में, है ना। मुझे भी लग रहा है कि दोनों ऊंची चट्टान पर चढ़ने के ना माहिर हैं और फिर वो
स्काई डाइविंग करने के भी मुझे लग रहा है एक्सपर्ट है, उनकी फिजिक से लग रहा है। फिजिक इज अनदर थिंग। मुझे तो वो दुल्हन के चेहरे पे अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। उसने कहा है कि जी ये मैं गए फूल पीछे, वो जो क्या बेस्ट वुमेन, ये बेस्ट बंदों के लिए तो बेस्ट मैन होते हैं, बेस्ट वुमेन भी होती है जो कैच करती है। और फिर कहा ये जाता है कि जो वो फूल कैच करेगी अब अगली शादी उसकी है, उसकी होगी। और भाई कॉन्फिडेंस देखे, मैं तो अजीम को यही कह रही थी कि खवातीन जो हैं उनका दिल जो है ना वो थोड़ा सा क्या कहा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ आप इस आइडिया को लॉक करें अपनी शादी के। नहीं, कभी भी नहीं। मुझे मैं कुछ अच्छा ही करूंगी, इस तरह की मुझे कोई स्टंट्स करने का, वो भी शादी पे बिल्कुल शौक नहीं। क्या स्टंट कर सकती हैं आप? मैं बगी पर आ जाऊंगी, ज्यादातर मैं कोई घोड़े पे बैठ के आ जाऊंगी अपनी बारात में, इससे ज्यादा स्टंट नहीं कर सकती, इतना लहंगा और वो इतना फैंसी ड्रेस के साथ। आप अपने होने वाले उन्हों को अलाउ करेंगे कि वो जंप करते हुए? नहीं, कभी मुझे उन्हों का बहुत ख्याल होगा। तो इस तरह के जो डेंजरस किस्म के स्टंट्स हैं भाई आप भी मत कीजिए अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है और अगर आपके पास जो है वो एक्सपर्टीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक और दिलचस्प खबर है जी, बहुत दिलचस्प। बताएं जरा, लाफ्टर थेरेपी तो हम सबने की है वैसे। अभी भी हम तो करते हुए आ रहे थे। लाफ्टर थेरेपी के बारे में आप सबने सुना होगा, इसके बाद अब डांसिंग थेरेपी भी सामने आ गई है। और ये अपने टाइप का है, जरा ये देखें ये अगर आप हंस नहीं सकते और आप हंसने के शौकीन नहीं हैं तो अब आपको बस डांस के कुछ स्टेप्स करने हैं और आप तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। दिस इज हैप्पी डांसिंग, है ना। और ये चीनियों में जो है ना हैप्पी डांसिंग का तरीका बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है। और एक रिटायर्ड चीनी शहरी हैं, वो सुबह सुबह ही दरिया के किनारे जो हैं वो हम आहंगी के साथ रक्स की मशकें करते नजर आ रहे हैं। और उनके साथ बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो कि हैप्पी डांसिंग करते हैं, इससे उनका मूड भी बहुत ज्यादा खुशगवार हो जाता है। ये लोग तो हैप्पी डांसिंग कर रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ जी, जिस लगन के साथ, जिस अज़्म के साथ ये हैप्पी डांसिंग कर रहे हैं, इनको देखने वाले मुझे लग रहा है ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि उतना तो देखने वाले नहीं एंजॉय कर रहे, और देखने वाले ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं जितना करने वाले नहीं कर रहे। तो ये बहुत जबरदस्त है जी। और मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा आइडिया है एज कम्पेयर टू अगर आप शादी के लिए, अच्छा लाफ्टर थेरेपी शादी के लिए आपने छलांगे जो लगानी है उससे बेहतर है कि आप इस तरह शादी से पहले आप ये डांस प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। शादी के लिए वो जो डांसेस का बहुत ज्यादा लोगों को क्रेज होता है कि भाई सब सिंक्रोनाइज्ड हो, अपने ग्रुप को लेकर पहुंचे आप भी किसी पार्क वगैरह में। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं, मेंटल और अपनी फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आप डांसिंग, हैप्पी डांसिंग थेरेपी करें, घर पे भी कर सकते हैं। और वैसे कितना अच्छा लगे दूल्हा दुल्हन और उसके सारे दोस्त यार हैप्पी डांसिंग करते हुए कोई मूव हो डांस का और वो सारे एंट्री मारे हैं, ऐसा अजीबोगरीब किस्म का डांस कर रहे हो सब। हाँ लेकिन ना अजीम, हम लोग बड़ी पेट्रियार्कल और ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहते हैं। दूल्हा दुल्हन भी अगर डांस करते हुए आएंगे, सारे बाराती भी डांस करते हुए आएंगे, तो लोग बहुत जजमेंटल हो जाएंगे। ये डांस नहीं है ना उस टाइप का, ये थोड़ा है इस पे ये तो कोई भी पूछे ये तो कोई अगर पूछेगा भी तो हम उसे कहेंगे कि जी हम तो डांसिंग थेरेपी कर रहे हैं। हम भी अभी डांसिंग थेरेपी कर रहे हैं। नाजरीन आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।